सो अब हम लोग ड्रामा स्टार्ट करेंगे द डियर डिपार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें पूरी सेटिंग पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो जो कैरेक्टर्स हैं उसमें सिस्टर्स हैं मिसिस स्लेटर और मिसिस जॉर्डन, यानी कि ये दोनों बहनें हैं। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है एंड इसी लड़ाई की वजह से ये दोनों बहनें बहुत अलग अलग रहती हैं। इनके हस्बैंड्स हैं हेनरी स्लेटर यानी कि मिसिस स्लेटर, इनको एमिलिया भी कहा जाता है, एंड देन बेन जॉर्डन जो कि मिसिस जॉर्डन के हस्बैंड हैं। अनदर कैरेक्टर इज विक्टोरिया स्लेटर, एक गर्ल है जो 10 साल की है जो कि मिसिस स्लेटर और हेनरी स्लेटर की बेटी है। और एबल मेरीवेदर यानी कि ये ग्रैंडफादर हैं जो कि डियर हैं, यानी कि जिनको डियर कहा गया है, और ये ग्रैंडफादर को बिलीव किया जाता है कि ये डिपार्ट कर गए हैं। अब जब हम अपना प्ले शुरू करते हैं तो ड्रामा में स्टार्टिंग में पूरी सेटिंग को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि ये सीन अकर कहाँ पे हो रहा है। जो पूरा वेन्यू है उसमें देखते हैं कि हम लोग कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड में एक डिस्टिंक्टिव प्लेस में ये पूरा सीन सेट किया गया है। यानी कि कैसे, जैसे एक मिडिल क्लास घर में होता है कि एक सोफा रखा है, चेयर रखी हुई है, ठीक है, टेबल, रूम के सेंटर में टेबल है, टेबल के ऊपर मील रखी हुई है, एंड एक साइड में हमारे मैगजीन्स रखी हुई हैं, जैसे कि टिडबिट्स करके मैगजीन्स हैं, एंड देन वी हैव पियर्सन्स वीकली, ये सब वो मैगजीन्स है जो उस जगह पर आती है। तो ये सेटिंग है कमरे की। टेबल रखी हुई है सेंटर में, एक केटल है, चेयर्स हैं, एक फायर प्लेस है, फायर प्लेस के पास आर्म चेयर रखी हुई है, एंड जो आर्म चेयर है वहाँ पे इंसान बैठ सकता है, फायर प्लेस का मज़ा ले सकता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सेटिंग है। एक पैसेज जाता है रूम के बीच से जो कि ऊपर की तरफ निकलता है, एंड जब आप गेट से एंटर करते हो ये पैसेज स्टार्ट हो जाता है जो कि रूम की तरफ जाता है। तो ये नॉर्मल सेटिंग है। इन सब सेटिंग से एक्सप्लेन किया गया है कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड में पूरा का पूरा ड्रामा है। जो पूरी की पूरी फैमिली है, जो बैकग्राउंड है, इवन जो मेंटालिटी होगी वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई लोगों की मेंटालिटी होगी, यानी कि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है। तो एक तरीके से उनकी मेंटालिटी को इस सेटिंग के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जब प्ले शुरू होता है तो सबसे पहले मिसिस स्लेटर को इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड जो इनका इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। इनको एक तो कैसी वुमेन बताया गया है, प्लम्प, ठीक है, रेड फेस्ड, बहुत ज्यादा विगरस, ठीक है, और एक ऐसी वुमेन बताया हुआ है जो अपना काम कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ठीक है। टू मेक हर वर्क कंप्लीट शी कैन टेक एनी वे एंड शी कैन गो बियॉन्ड हर लिमिट्स, ठीक है। तो ऐसी वुमेन जो हु कैन गो बियॉन्ड एनी लिमिट, ये ऐसी वुमेन इनको बताया गया है। यानी कि शुरुआत का ही जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो मिसिस स्लेटर का बहुत अच्छा नहीं दिया गया है। वो प्लम्प बताना, रेड फेस बताना, विगरस बताना, और एक ऐसी औरत जो कि कहीं भी जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है अपना काम करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मिसिस स्लेटर विक्टोरिया को बुला रही है। विक्टोरिया स्लेटर उनकी जो बेटी है, एंड विक्टोरिया स्लेटर का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि एक बहुत मेच्योर लड़की है जो कि भले ही वो 10 साल की है बट वो सोचती बहुत आगे का है, ठीक है। तो विक्टोरिया स्लेटर को एक बहुत मेच्योर गर्ल का इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है, ऐसे इनको रिप्रेजेंट किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा मेच्योर है। तो मिसिस स्लेटर विक्टोरिया स्लेटर को बुलाती हैं, ठीक है, एंड देन विक्टोरिया स्लेटर घर के अंदर एंटर करती हैं। तो मिसिस स्लेटर कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। अब जब वो कहने की ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, विक्टोरिया स्लेटर के ग्रैंडफादर यानी कि मिसिस स्लेटर के फादर की डेथ, जिनका नाम क्या है, एबल मेरीवेदर, इनकी डेथ को शुरुआत से दिखाया गया है। ये नहीं बताया गया क्या रीजन, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर इनकी डेथ हुई, बट ही इज ऑलरेडी डेड। तो विक्टोरिया स्लेटर को कहा जाता है, मिसेस स्लेटर कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है एंड तुम इधर उधर घूम रही हो और तुम घर पे नहीं बैठी हो,
तुम खेल रही हो अपने दोस्तों के साथ, तुम पूरे शहर में घूम रही हो एंड तुम्हारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा कलर्ड है, तुमने बहुत ज़्यादा कलर्ड कपड़े पहने हैं, ठीक है। एंड जब तुम्हारे अंकल बेन और आंट आएंगी, आंट एलिजाबेथ आएंगी, तो वो क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में, ठीक है। इसलिए एक काम करो, जल्दी से जाके अपने कपड़े बदल लो। तो यानी कि ग्रैंडफादर को डेड दिखाया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि मतलब अगर हमारी यहाँ किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाए तो इवन कोई बाहर नहीं जाता है खेलने, एंड हम हर किसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है, यानी कि किसी के चले जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट इंट्रोडक्शन से, चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, पैराग्राफ से इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को कि फैमिली में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई है। लाइक विक्टोरिया स्लेटर भी बाहर खेल रही है, यानी कि वो भी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है अपने ग्रैंडफादर की डेथ से। मिसेस स्लेटर भी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, वो बुला के बस उसको एक्सप्लेन कर रही हैं, यानी कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ करना है कि हाँ हमारे घर में डेथ हुई है एंड हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं इस चीज़ को लेके, और इसलिए हम क्योंकि डिप्रेस्ड हैं तो दुनिया को दिखाना है कि हम डिप्रेस्ड हैं। और आंट एलिजाबेथ आएगी, यानी कि मिसेस जॉर्डन आएगी, बेन जॉर्डन आएगा, तो उनके सामने शो ऑफ करना है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो इसलिए वो कपड़े बदलने के लिए कह रही है, ठीक है। कलर्ड कपड़ों में नहीं घूमना है, यानी कि जैसे व्हाइट पहनते हैं, ब्लैक पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहन के घूमना है ताकि हमारे कपड़ों से लगे कि हम बहुत डिप्रेस्ड हैं। शक्ल से नहीं है वो, अंदर से नहीं है वो, मन से नहीं है, बट वो दिखाना चाहते हैं, वो शो ऑफ करना चाहते हैं। फिर अचानक से डोर पे नॉक होता है, तो मिसेस स्लेटर को लगता है कि कहीं अंकल बेन ना आ गए हो, उनकी वाइफ ना आ गई हो, बट जब वो झांक के देखते हैं तो वो हेनरी स्लेटर होता है, यानी कि मिसेस स्लेटर के हस्बैंड होते हैं। तो विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है कपड़े चेंज करने के लिए, उसको कहा जाता है कि ऐसे कपड़े पहनो ताकि तुम ऐसा लगो कि तुम मॉर्निंग में आई हो, ठीक है। एंड देन हेनरी स्लेटर जब एंटर करते हैं तो गेट खोलने के बाद हेनरी स्लेटर के भी कपड़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है कि ब्लैक, उन्होंने एक हैट पहनी हुई है, एक ब्लैक पैंट पहनी हुई है, ठीक है, फिर एक शर्ट पहनी हुई है वाइट कलर की, एंड वो थोड़े पुराने कपड़े हैं, बट वो ऐसा लग रहा है कि वो मौन करने के लिए आए हैं, यानी कि वो दुख मनाने के लिए आए हैं, और इसलिए वो ऐसे कपड़े पहन के आए हैं। एंड इनको भी ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि हेनरी स्लेटर का भी जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये भी बहुत फैट है, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फैट है, और इवन ये भी जो है पैसों के लिए ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, पैसों के लिए ज़्यादा वरीड रहते हैं। इनको भी इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों का इंट्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं दिया गया है। विक्टोरिया स्लेटर को हमें पता चल जाता है कि उसको भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। तो जब हेनरी स्लेटर एंटर करते हैं और मिसेस स्लेटर उन्हें उनके कपड़ों में देखती हैं, तो हेनरी स्लेटर कहते हैं कि ये बेस्ट कपड़े हैं जो मैं एक मॉर्निंग पे पहन सकता था और जो मैं अभी अरेंज कर सकता था, ठीक है। अगर हम अभी नए कपड़े बनवाएंगे तो उन्हें आने में शायद टाइम लग जाए और वो ना बन पाए, यानी कि मौन करने के लिए भी, दुख मनाने के लिए भी ये लोग नए कपड़े पहनना चाहते हैं, ये लोग नए कपड़े पहनने का प्लान कर रहे हैं, बट क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था तो ये वो चीजें कर नहीं पाए। यानी कि कितना ज्यादा शो ऑफ करने वाले ये लोग हैं कि इवन मॉर्निंग पे भी इनको नए कपड़े पहनने हैं। क्यों? क्योंकि मिसेस स्लेटर को लगता है कि आंट एलिजाबेथ भी नए कपड़े पहन के आएगी, एंड अगर उसके कपड़े ज्यादा अच्छे हुए तो वो शो ऑफ कर सकेगी, ठीक है। इसलिए मिसेस स्लेटर चाहती है कि वो उनसे अच्छी दिखें, और इसी चाहने की वजह से, इसी फीलिंग की वजह से वो भी चाहती है कि उनके पास अच्छे कपड़े और होते, बट वो जो बेस्ट उस टाइम थे, प्रेजेंट थे, उन्होंने अरेंज किए। तो यानी कि हमने सबसे पहला एस्पेक्ट देखा कि कैसे क्लोथ्स से ये लोग शो ऑफ करने की कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं। देन अंकल स्लेटर आने के बाद पूछते हैं कि क्या वो लोग आए नहीं, यानी कि आंट एलिजाबेथ नहीं आई, बेन जॉर्डन और मिसेस जॉर्डन नहीं आए। तो मिसेस स्लेटर कहती है कि अगर आए होते तो तुम्हें दिख ही जाते, जब नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब नहीं आए हैं, ठीक है। तो अंकल स्लेटर कहते हैं कि हेनरी स्लेटर की मुझे नहीं लगता वो लोग आएंगे, क्योंकि जब पिछली बार तुम लोगों की लड़ाई हो गई थी, यानी कि मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन, जब इन दोनों की लड़ाई हुई थी, जिनको एमिलिया और एलिजाबेथ जिनका नाम है, जब इनकी लड़ाई हुई थी
तो एलिजाबेथ ने कहा था कि मैं आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगी क्योंकि इस घर में तुम रहती हो। यानी कि इन दोनों सिस्टर्स के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई थी, इसलिए ये लोग अलग अलग रहते थे। तो इसलिए अंकल स्लेटर, हेनरी स्लेटर को ये लगता है कि शायद एलिजाबेथ नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों की इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी कि इन दोनों ने एक दूसरे से मतलब रखना बंद कर दिया था, बात करनी बंद कर दी थी। और अब वो क्यों आएगी, ऑल्दो उसको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी मॉर्निंग में ही कि मतलब रात, क्योंकि डेथ हुई थी तो रात को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि उनकी डेथ हो चुकी है, इनके फादर की, एबल मेरीवेदर की डेथ हो चुकी है। तो जब वो कहते हैं कि शायद तुम्हारी बहन नहीं आएगी, तो इस पे मिसेस स्लेटर कहती हैं कि नहीं, वो ज़रूर आएगी, क्योंकि उसको पता है कि क्योंकि जब वो पढ़ेगी कि उसके फादर ने उसके लिए क्या क्या छोड़ा है, तो वो चीज़ें वो लेने ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, वो हंगरी थी फादर की वेल्थ के लिए शुरू से ही, और इसलिए अब जब उसे मिल रही हैं चीज़ें तो वो ज़रूर आ जाएगी। और वो ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं आएगी, वो चीज़ों को लेके भी जाएगी यहाँ से। तो यानी कि दोनों बहनों को ही अपने फादर की डेथ से कोई मतलब नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी से मतलब है। ठीक है, फिर ये जो मिसेस स्लेटर हैं ये कहती हैं कि थोड़ा शो ऑफ करने के लिए हमें साफ पता चल जाता है कि इनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, जिस तरह से बात कह रही है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि हेनरी स्लेटर की चप्पल टूट गई थी, स्लीपर्स जो थी, तो वो कह रहे थे कि अब अच्छा होगा कि तुम काम करना, क्योंकि क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई है। एंड यहाँ पर मिसेस स्लेटर एक स्टेटमेंट कहती है कि जब भी मैं अपने फादर की स्लीपर्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी और रोना आता है। बट कहना और इनके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि ये बताते हैं कि इनको ज़रा सा भी रोना नहीं आता, इनको ज़रा सा भी उस बात का फील नहीं होता, बुरा नहीं लगता, बस दिखाने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि ये एक और शो ऑफ है, यानी कि क्लोथ्स के थ्रू शो ऑफ कोशिश की जा रही थी, शो ऑफ करने की। देन इवन जो उनकी बातें हैं जिसके थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को बताना चाह रहे हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन ऑपोजिट हैं और जो वो कह रही हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन्हें ज़रा सा भी दुख नहीं अपने फादर के डेथ का, उन्हें मतलब है तो बस उनकी वेल्थ से है। तो हेनरी स्लेटर वो कहती हैं कि क्योंकि मैं अपने फादर की स्लीपर्स जब भी देखती हूँ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, तो वो कहते हैं कि एक काम करना, अब ये स्लीपर्स तुम पहन लेना, तुम्हारे काम आ जाएगी, एंड उनको तो हमने अभी अभी नई दिलाई थी, तो अच्छा है कि तुम पहन लेना। तो इसके ऊपर हेनरी स्लेटर कहते हैं कि मैं नहीं पहन सकता क्योंकि शायद मेरे पैर के हिसाब से बहुत छोटी है, एंड इसलिए मेरे पैर में फिट नहीं आएंगी। तो मिसेस स्लेटर कहती है कि नहीं, आप जब इनको पहनोगे तो ये स्ट्रेच हो जाएंगी और स्ट्रेच होके आपके पैर की साइज की हो जाएंगी। यानी कि उसको बस उस चीज़ को यूटिलाइज करना है किसी भी तरीके से, वो नहीं चाहती वो वेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि अगर नई स्लीपर्स आई तो इसका मतलब घर में थोड़ा खर्चा होगा, जो कि वो नहीं चाहती है। ठीक है, वो कहती है कि स्ट्रेच हो जाएगी और मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगी, तुम्हें ये पहननी पड़ेगी। यानी कि हेनरी स्लेटर के ऊपर एक तरीके से दबाव डाला जा रहा है ये पहनने के लिए। हेनरी स्लेटर चाहे पहनना चाहे या ना चाहे, बट उसको पहननी पड़ेगी। एंड मिसेस स्लेटर का ये कहना कितना ऑकवर्ड है, कितना अजीब है कि ये स्ट्रेच हो जाएंगी, तुम्हें आ जाएंगी, क्योंकि स्ट्रेच क्या, कितनी स्ट्रेच हो जाएंगी, जब ज़्यादा ही छोटी हो तो स्ट्रेच थोड़ी हो पाएंगी, एंड हेनरी स्लेटर को कंफर्टेबल भी फील नहीं होगा उनमें। फिर मिसेस स्लेटर एक और आइडिया के बारे में सोचती हैं, वो कहती हैं कि जो इनके फादर के रूम में जो कबर्ड रखी थी, जो कि अभी अभी नहीं आई थी, थोड़े टाइम पहले ही, ये हमेशा से चाहती थी कि ये वो कबर्ड इनकी हो जाए, क्योंकि इनकी कबर्ड बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो हेनरी स्लेटर कहते हैं कि ठीक है, एक काम करना, एलिजाबेथ से इसके बारे में बात कर लेना, तुम चीज़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना अपने आप, एंड अगर वो कहे तो ले लेना। फिर मिसेस स्लेटर कहती हैं कि नहीं, वो तो मेरे को कभी देगी ही नहीं, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं थी कि ये मेरी हो जाए। जब वो इस अलमीरा को देखेगी और देखेगी कितनी अच्छी है ये, इसके अंदर के ऑर्नामेंट्स को देखेगी, इसके अंदर के जो चीज़ें रखी हैं उसको देखेगी, तो वो पक्का इस चीज़ को ले लेगी, वो मेरे को नहीं देगी। तो हेनरी स्लेटर इस बात पे कुछ कहते नहीं है। फिर वो अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, मिसेस स्लेटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एकदम से खड़े होकर बोलती हैं कि क्योंकि एलिजाबेथ जब लास्ट टाइम आई थी तो ये कबर्ड नहीं थी, और जब से ये कबर्ड आई है एलिजाबेथ यहाँ पर नहीं है, यानी कि एलिजाबेथ ने ये कबर्ड नहीं देखी है, उन्हें नहीं पता है कि ये कबर्ड कैसी है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि जो हमारी वाली कबर्ड है, टूटी फूटी कबर्ड है, वो हम ग्रैंडफादर के रूम में रख देते हैं, और जो उनके रूम वाली कबर्ड है वो हम नीचे ले आते हैं, अपने रूम में रख लेते हैं, और वो हमारी हो जाएगी।
एलिजाबेथ को तो पता भी नहीं चलेगा कि कबर्ड जो है वो किसकी है, और वो आइडिया भी नहीं लगा पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कबर्ड भी हमारी हो जाएगी एंड एलिजाबेथ को कुछ पता भी नहीं लगेगा। नहीं तो हो सकता है वो कबर्ड देख के ले जाए। तो वो मिस्टर हेनरी स्लेटर से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम कोट उतारो फटाफट और ऊपर आओ। तो हेनरी स्लेटर कहते हैं क्या होगा कि अगर हम कबर्ड शिफ्ट कर रहे हो और इतने में ही वो आ जाएं, यानी कि अंकल बेन आ जाएं और मिसेस जॉर्डन आ जाएं, तो मिसेस स्लेटर क्या करती हैं, वो जाके दरवाज़ा बंद कर देती है, कुंडी लगा देती हैं, ताकि अगर वो आए भी तो नॉक करे और इनको पता लग जाए। फिर हेनरी स्लेटर अपना कोट उतार के तैयार हैं कबर्ड नीचे लाने के लिए, और एमिलिया भी ऊपर चली जाती हैं कबर्ड को शिफ्ट करने के लिए, उसके सामान को, उसके ऑर्नामेंट्स को शिफ्ट करने के लिए। इतने में ही विक्टोरिया तैयार होके बाहर आ जाती है। ठीक है, और वो कहती है कि मैंने कपड़े पहन लिए जो आपने कहे थे, यानी कि ऐसे कपड़े जो कि रिप्रेजेंट करें कि हमें दुख है, हम परेशान हैं ग्रैंडफादर की डेथ से। यानी कि उन्होंने छोटे बच्चे को भी ऐसे कपड़े पहनाए ताकि उससे भी ये रिप्रेजेंट हो कि वो भी दिखाने की कोशिश कर रही है, वो भी डिप्रेस्ड है इस चीज को लेके। फिर जब ये लोग हेनरी स्लेटर जो है, तो विक्टोरिया कहती है कि मेरी फ्रॉक को पीछे से बांध दीजिए और मैं रेडी हो गई होंगी, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने कपड़े पहन लिए हैं। तो मिसेस स्लेटर कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं, अपने फादर के पास जाओ। तो हेनरी फटाफट जाके उसकी फ्रॉक को बांध देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मिसेस स्लेटर ऊपर से नीचे उतर रही हैं और उनके हाथ में एक क्लॉक है, और वो ये कहती हैं कि क्यों ना हम ये क्लॉक भी ले लेते हैं, और मेरी नज़र इस टाइम क्लॉक पे बहुत टाइम से थी, तो हम ये क्लॉक भी रख लेते हैं। और फिर वो देखती है कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो कबर्ड को भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो विक्टोरिया कहती है कि आप लोग कबर्ड को शिफ्ट कर रहे हो और ये तो ग्रैंडफादर की कबर्ड थी, और आप शिफ्ट क्यों कर रहे हो? तो वो कहती है, मिस्टर स्लेटर कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने आज सुबह ही तुम्हारी मम्मी को ये दी थी, मरने से पहले उन्होंने कहा था तुम ये कबर्ड रख लो। तो विक्टोरिया कहती है अच्छा, वो तो मॉर्निंग में तो वो ड्रंक थे, और ऐसे ह्यूमरस तरीके से वो कहती है कि वो तो पिए हुए थे, उन्होंने ऐसी मजाक में कह दिया होगा। बट मिस्टर स्लेटर कहते हैं कि जब तुम्हारे अंकल बेन आए और आंटी जॉर्डन आए, एलिजाबेथ जॉर्डन आए, तो तुम्हें उनके सामने नहीं कहना है कि ये क्लॉक और ये कबर्ड ग्रैंडफादर को बिलोंग करता था, तुम्हें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, ये हमारा है और हमारे पास रहेगा, और हम ये चीज़ किसी को नहीं देंगे, हम ये पास ऑन नहीं करेंगे। ऐसा वो विक्टोरिया को पहले ही समझा देते हैं। फिर क्लॉक तो शिफ्ट हो जाती है, पर वो जैसे ही कबर्ड शिफ्ट कर रहे होते हैं तो अचानक से डोर पे कोई नॉक करता है। ठीक है, एंड मिसेस स्लेटर घबरा जाती है कौन आ गया है। फिर विक्टोरिया जैसे ही खिड़की से देखती है तो देखती है कि अंकल बेन और आंट जॉर्डन आ चुकी हैं। तो वो लोग कहते हैं विक्टोरिया से कि यू डोंट हैव टू ओपन द डोर। ठीक है, जब तक हम लोग ये कबर्ड शिफ्ट ना कर लें, डोर जो है उसको आप खोलना मत, हम लोग कबर्ड शिफ्ट कर लेंगे एक बार, उसके बाद ही आप लोग डोर खोलना, एंड अभी डोर को क्लोज्ड ही रखो। फिर वो लोग फटाफट डोर को शिफ्ट करते हैं, कबर्ड को शिफ्ट करते हैं। इवन कबर्ड को शिफ्ट करते हुए भी, जो शिफ्ट करते हुए बहुत सारा पेंट भी नीचे गिर जाता है। ठीक है, एंड प्लास्टर भी गिर जाता है, बट वो लोग उसकी टेंशन नहीं लेते। इतने विक्टोरिया गेट नहीं खोलती, और गेट पर बहुत बार नॉक किया जा चुका होता है। फिर वो लोग फटाफट कबर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। कबर्ड शिफ्ट करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जब एक बार कबर्ड शिफ्ट हो जाती है तो फिर वो लोग कबर्ड शिफ्ट करने के बाद जो मिसेस स्लेटर है वो चेयर पे बैठ जाती हैं, और वो ऐसे एक्सप्रेशन बनाती हैं कि वो लोग रो रहे थे, वो लोग परेशान हैं ग्रैंडफादर की डेथ की वजह से। यानी कि पहले तो हमने देखा कि क्लोथ्स ही शो ऑफ कर रहे थे, फिर द वे दे वर टॉकिंग, वो भी खाली किसके लिए था, शो ऑफ करने के लिए, उसके थ्रू भी ये शो ऑफ कर रहे थे। इवन नाउ अब वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो इनके हैं वो भी रियल नहीं है, वो भी शो ऑफ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हेनरी स्लेटर क्या करते हैं, वो आर्म चेयर के पास बैठ जाते हैं जो फायर प्लेस के पास होती है, और वो वहां पे ऐसे बैठ जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा सैड हो। एंड देन मिसेस स्लेटर भी चेयर पे बैठ जाती है, वो भी बहुत परेशान है। फिर विक्टोरिया गेट के पास भागती है और वो फटाफट गेट खोल देती है। विक्टोरिया को ये समझा दिया गया है कि तुम किसके बारे में नहीं बोलोगी, तुम क्लॉक और कबर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगी, एक शब्द नहीं बोलोगी। फिर विक्टोरिया कहती है ठीक है, विक्टोरिया मान जाती है।
देन अंकल बेन और मिसेस जॉर्डन अंदर आते हैं। बेन जॉर्डन का डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया गया है कि वो बहुत ह्यूमरस से बंदे हैं, यानी कि बेन जॉर्डन बहुत ह्यूमरस हैं, ठीक है, थोड़ा इनको अच्छा दिखाया गया है। बट एट प्रेजेंट मोमेंट क्योंकि यहां पर वो हंस नहीं सकते, तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कंट्रोल करने की, एंड इवन ही इज ट्राइंग टू शो ऑफ। शो ऑफ कैसे कर रहे हैं? अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को देके। ये अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ऐसे दे रहे हैं कि ये लोग, ताकि ऐसा लगे कि फेशियल एक्सप्रेशंस भी कैसे इनके कि ये अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑल्दो इन्हें हंसी आ रही है। एंड ये इंसान ही ऐसे हैं जो कि बात बात पे हंसते रहते हैं, जो कि बात बात पे मतलब कॉमेडी करते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। बट एट प्रेजेंट मोमेंट ये अपनी लाफ्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी की डेथ में आके ये लोग हंस नहीं सकते। फिर मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन एंड बेन जॉर्डन एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इनके जो क्लोथ्स हैं वो एकदम नए हैं, ब्लैक कलर के हैं, एंड उन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर मॉर्निंग में आए हैं। एंड जब एलिजाबेथ बैठती है, मिसेस जॉर्डन बैठती है, तो वो अपने कपड़ों के थ्रू ये दिखाना चाहती हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। एंड वो कहती है कि ये हमने कपड़े नए सिलवाए, हम लोगों ने आज ही लिए हैं और आज ही पहने हैं, ठीक है। फिर वो मिसेस स्लेटर के ऊपर कमेंट करती है कि आप लोगों के कपड़े तो पुराने लग रहे हैं। तो मिसेस स्लेटर कहती है कि हम कपड़ों के थ्रू शो ऑफ नहीं करना चाहते एंड हम अंदर से परेशान हैं, ठीक है, और हमारी आदत नहीं है कि हम कपड़ों के थ्रू शो ऑफ करें, इसलिए हम ये लोग हम जो हैं हमने नए कपड़े नहीं सिलवाए, हमारे पास जो थे एग्जिस्टिंग क्लोथ्स थे हमने वही पहने, ठीक है। ऑल्दो मिसेस स्लेटर चाहती थी कि वो शो ऑफ करें, जो उन्होंने पहना उसके थ्रू शो ऑफ करें, बट उन्होंने किया नहीं, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया इन रिटर्न, बल्कि जब उन्होंने देखा एलिजाबेथ ने नए कपड़े पहने तो वो अपने ही आइडिया से पलट गई। वो कहने लगी कि मैं अपने कपड़ों से शो ऑफ नहीं करना चाहती, ये लोग वो तुम लोग होते हो जो अपने कपड़ों से शो ऑफ करने की कोशिश करते हो। यानी कि इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी चिढ़ते हैं और इन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा लड़ाई है। फिर इतनी बात हो जाती है, फिर आगे जाके हम लोग क्या देखते हैं, ये सब तो हो गया। फिर जब हम आगे जाते हैं तो मिसेस जॉर्डन पूछती हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या किसी डॉक्टर ने इनको विजिट किया, यानी कि डॉक्टर ने कंफर्म किया कि ग्रैंडफादर जो हमारे फादर हैं वो डेड हैं। तो मिसेस स्लेटर कहती हैं कि नहीं, अभी तक तो कोई डॉक्टर नहीं आया। तो मिसेस जॉर्डन कहती है कि डॉक्टर का आना तो बहुत ज़रूरी था, ठीक है, एंड वही तो कंफर्म करेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एक बार सिचुएशन को कंफर्म करना ज़रूरी है। तो मिसेस स्लेटर कहती हैं कि हम डॉक्टर प्रिंगल के पास गए थे, जो कि इनके फैमिली डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टर प्रिंगल के पास ये लोग गए थे जिन्हें हर बार दिखाते थे, जो कि इनके फैमिली डॉक्टर हैं। ये लोग उनके पास गए थे, बट वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई कि डॉक्टर नहीं मिले। तो एलिजाबेथ कहती है कि जब वो डॉक्टर नहीं मिले किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो वो कहने लगे नहीं, डॉक्टर प्रिंगल जो है वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, एंड ग्रैंडफादर हमारे फादर जब भी बीमार हुए हैं उन्होंने उन्हीं को दिखाया है, एंड हम ऐसे अचानक से डॉक्टर कैसे चेंज कर दें, एंड हम पक्का ही डॉक्टर को ही दिखाएंगे, और जब तक डॉक्टर जो हम उन्हें ही दिखाएंगे, और जब तक वो नहीं आ जाता हम किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। तो एलिजाबेथ बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखती है कि कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमें लगता है कि दूसरा इंसान डेड है, बट वो होता नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे रिप्लाई आता है कि वो ऐसी सिचुएशन में होता है जब इंसान कोई डूब रहा हो, जब कोई इंसान मरने वाला, मतलब डूबते हुए उसको बचाया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है वो मर चुका है, बट उसके अंदर बॉडी में पानी होता है, और अगर उसको निकाल दिया जाए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो ठीक हो जाता है। बट फादर का केस ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे बेन जॉर्डन कहते हैं कि वो खाली पानी के केस में होता है, और तुम्हारे फादर तो पानी से डरते थे, पता नहीं वो आखिरी बार नहाए भी कब होंगे, ठीक है। यानी कि जैसा इनको डिस्क्राइब किया गया था कि बहुत ह्यूमरस है, यहाँ पे भी जोक्स क्रैक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हंसते रहें, और ये अपना जोक मारने के बाद हंसने लगते हैं कि पता नहीं वो तो आखिरी बार कब नहाए होंगे, वो तो पानी से बहुत ज़्यादा डरते थे, ऐसा कह के ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगते हैं, और खाली देखते हैं कि यही हंस रहे हैं और कोई नहीं हंस रहा है। तो इस बात पे एलिजाबेथ जॉर्डन इनको डांट देती है, ठीक है, क्योंकि उनके फादर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है।
तो उनको डांट देती है और ये फिर चुप हो जाते हैं। बट हम देखते हैं कि आगे हर कोई इनकी मजाक बनाने लगता है। एबल मेरीवेदर की वो कहने लगता है हर कोई कि ये जो थे ऐसे थे कि पानी की बूंद बूंद 2-3 बूंद ही पता नहीं बार बार यूज करते रहते थे, और ये कभी भी, और ये पानी से बहुत ज्यादा डरते थे और पता नहीं साफ भी नहीं रहते थे। तो यानी कि इस मोमेंट में हम लोग देखते हैं कि हर कोई इनकी मजाक बनाने लगता है, ठीक है, और कोई भी इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जबकि इनके फादर हैं। एंड इवन हेनरी स्लेटर और मिसेस स्लेटर तो जिस घर में रह रहे हैं वो भी इनके फादर का है, एबल मेरीवेदर का ही है। जब भी ये लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, बस ये खाली उनको रख भी इसलिए रहे हैं क्योंकि ये घर उनका है और उनके पास कोई और जगह नहीं है रहने की। तो फिर जब ये डॉक्टर वाला इशू खत्म हो जाता है, फिर इनसे पूछा जाता है कि क्या आप विजिट करेंगे फादर को, और फिर ये पूछा जाता है कि मतलब डेथ कैसे हुई, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थी, क्या क्या सिचुएशंस रही। तो वो कहते हैं कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ, सुबह ग्रैंडफादर उठे, वो बहुत खुश थे, वो बहुत हैप्पी थे। फिर वो अपना इंश्योरेंस का जो मतलब जो उसकी किस्त थी, जो पेमेंट थी, वो करने गए थे। एंड इस बात पे एलिजाबेथ जॉर्डन कहते हैं कि हाँ वो बहुत रिस्पेक्टेड मैन थे, वो बहुत ऑनरेबल मैन थे, एंड वो अपनी पेमेंट किए बिना, अपनी इंश्योरेंस की किस्त देने बिना नहीं जाते, वो नहीं मरते, क्योंकि उन्हें ये था कि अगर मेरा खर्चा है तो मैं खुद ही करूं, ठीक है। तो हमें एबल मेरीवेदर के बारे में तो पता चल गया कि वो कितने रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल मैन है, और 72 साल के होने के बाद भी वो कितने ज़्यादा काम करने के लिए अभी भी तत्पर हैं, और वो करते हैं काम, घर का ज़्यादातर काम वही करते हैं, ठीक है। तो जब वो कहते हैं, जब ये पता चलता है सबको कि उन्होंने अपनी इंश्योरेंस की किस्त जो है वो भर दी थी, तो सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अगर इंश्योरेंस का पैसा भर दिया था तो मतलब उनके मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा और वो इन सब में बटेगा। पहली बात तो इससे खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं क्योंकि इंश्योरेंस की किस्त भर दी तो हम लोगों को नहीं भरनी पड़ेगी, हमको इससे छुटकारा मिल गया, एंड इवन हमें तो उसका फायदा ही मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा हम लोगों को इसका, क्योंकि ये लोग जो भी पैसा हम लोगों को इंश्योरेंस का आएगा वो हमारे पास रहेगा, और हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, हम उससे मजे कर सकते हैं। मतलब ये लोग किस बात से खुश है कि इनके पास बस पैसा आएगा, और इस बात से खुश है कि फादर ने अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर दिया था, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि फिर वो जब वापस घर आए, तो वापस घर आने के बाद वो आए, तो हमने उनसे डिनर के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं डिनर नहीं करूंगा। तो एलिजाबेथ समझती है कि शायद, और बेन भी समझता है कि शायद डिनर ना करने का मतलब ये था कि उनको सिग्नल मिल रहे थे कि वो शायद मर जाएंगे, वो उनका एंड नियर है, इसलिए उन्होंने शायद डिनर भी नहीं किया। फिर हेनरी स्लेटर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वो तो खुश थे, वो हैप्पी थे। फिर जब मैं थोड़ी देर बाद गया उनके रूम में, तो मैंने पूछा कि कुछ लेंगे, कुछ चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और वो ड्रेस चेंज कर चुके थे अपनी। उन्होंने बस ये कहा कि एक काम करो, मैं अपने बूट्स उतारना भूल गया हूँ, तो एक काम करो, और वो बेड पे लेट गए थे, बूट्स उतारने भूल गए थे, तो मेरे पैर से मेरे बूट्स निकाल दो। ये एबल मेरीवेदर ने हेनरी स्लेटर से कहा। तो इस बात पे एलिजाबेथ जॉर्डन कहती है कि शायद वो इस ख्याल में खोए हुए थे कि वो मरने वाले हैं, उनका एंड बहुत नियर है, ठीक है, वो कभी भी मर सकते हैं, तो इसलिए वो इस ख्याल में इतना ज़्यादा खो गए थे कि वो अपने शूज़ ही उतारने भूल गए। फिर मिसेस स्लेटर कहती हैं एमिलिया की, फिर उसके बाद रात को जब डिनर विनर हो गया तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनके पास रखे गई, पानी वगैरह, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो ले लें। पर जब मैंने उनको देखा तो उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, एकदम कोल्ड पड़ा हुआ था, एंड वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, ठीक है। फिर मैंने फटाफट हेनरी को आवाज़ लगाई, हेनरी हेनरी, एंड देन जब तक वो आया तो हमने देखा कि वो मर चुके थे। यानी कि इन लोगों ने डॉक्टर को भी बुलाने का नहीं सोचा, बस अपनी तरफ से ये इंटरप्रेट कर लिया, अपनी तरफ से ये पक्का सोच लिया कि ये इंसान जो है वो मर चुका है, ये इंसान डेड है ऑलरेडी, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया और अपने से ये डिसीजन ले लिया, अपने से कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये डेड हैं। एंड 2 या 3 रात पहले ही ग्रैंडफादर 72 ईयर्स के हुए थे, यानी कि इनकी एज ज़्यादा थी बट ये स्टिल एक्टिव थे। फिर मिसेस स्लेटर पूछती है इन लोगों से
मिसेस जॉर्डन से और बेन से कि आप लोग पहले चाय लेना पसंद करेंगे या फिर आप लोग एक बार अपने फादर को देख के आएंगे। यानी कि मिसेस जॉर्डन से पूछती हैं आप ऊपर जाना अपने फादर को देख के आएंगे क्योंकि वो डेड हैं, तो क्या आप उन्हें देखेंगी या फिर आप जो है चाय लेंगी। यानी कि इनको आए हुए कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, आके ये लोग बैठे चारों सोफे पे चेयर्स पे ये लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं इधर उधर की, ग्रैंडफादर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट किसी को ये नहीं आया कि वो एक बार ग्रैंडफादर को जाके देखे भी। यानी कि उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हाँ, उनकी जो विल थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको कितना कितना शेयर मिलेगा, किसको कितना शेयर मिलेगा, वो तो ये लेने के लिए आ गए, उसमें तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी लेने में, ठीक है। इवन मिसेस स्लेटर ने तो कबर्ड भी चेंज कर ली, क्लॉक भी चेंज कर ली, वो तो और ज़्यादा तेज थी, लेकिन किसी को ये नहीं था कि ग्रैंडफादर को देखें। मतलब एक डेड आदमी, वो भी घर में अकेला पड़ा है, ऊपर पड़ा, और कोई उसके बारे में ना सोच रहा है ना सुन रहा है, कोई भी उसके बारे में नहीं सोच रहा है। तो फिर जब इनसे पूछा जाता है कि आप पहले चाय लेंगे या फिर फादर को देखना पसंद करेंगे, तो मिसेस जॉर्डन बेन से पूछती है कि व्हाट डू यू थिंक, हमें पहले क्या करना चाहिए। यानी कि उसका भी मन नहीं है देखने का, वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है, जबकि उसके फादर की डेथ की न्यूज़ उसको मिली है। यानी कि उसके अंदर इतने इमोशनल, मतलब वो इमोशनली भी अपने फादर की तरफ, अपने फादर के लिए फील नहीं करती, इतनी ज़्यादा उसके अंदर लैक ऑफ फीलिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वो अपने फादर की तरफ है। तो बेन कहता है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। तो मिसेस जॉर्डन क्या कहती हैं कि ठीक है, पहले हम लोग केटल चाय पी लेते हैं और फिर हम ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर भी पता चलता है वो कितने इनसेंसिटिव थे अपने फादर की तरफ, कितने इनसेंसिटिव थे वो चीज़ों को लेके, और वो कितने ज़्यादा इनसेंसिटिव थे कि हर चीज़ की तरफ, मतलब उन्हें अपने फादर की भी इज्जत नहीं थी, उन्हें अपने फादर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो, बस उन्हें किस चीज़ से मतलब था, उनकी विल से। इसलिए अपने फादर को नहीं देखा, बल्कि वो वहाँ बैठकर चाय पीने लगे। फिर वो लोग चाय पी रहे थे तो अचानक से हेनरी स्लेटर कहते हैं कि अब हमें एक काम कर लेना चाहिए, अब हमें उनकी विल को डिस्कस कर लेना चाहिए, उन्होंने पेपर पे क्या क्या लिखा है, उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है, हमें वो कर लेना चाहिए। तो मिसेस स्लेटर भी कहती है कि हाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चीज़ों को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। देन बात आती है कि क्या किसी ने, जैसे हमारे यहाँ ये लोगों के यहाँ क्या करते थे कि जैसे कोई मर गया तो उसकी याद में कोई पोएट्री लिखना, कोई पोएम लिखना, वो लिखा करते थे, ठीक है। तो जब मिसेस जॉर्डन से पूछा जाता है कि आपने कोई पोएट्री लिखी है क्या उनकी याद में, तो मिसेस जॉर्डन कहती है कि नहीं, मैंने तो आज तक एक ही पोएट्री पढ़ी है और मुझे वही पसंद है बहुत ज़्यादा, और मैंने तो इनके लिए कोई पोएट्री नहीं लिखी, ठीक है, कोई वर्ड ऑफ प्रेज नहीं लिखा मतलब अपने फादर के लिए, और ना ही मिसेस स्लेटर ने कोई वर्ड ऑफ प्रेज लिखा था अपने फादर के लिए। रादर ये बस उनकी विल डिसाइड करने आए थे, ना ये ज़रा सा भी डिप्रेस थे, ना ये सैड थे उस चीज़ को लेके, बस यहाँ पे विल डिस्कस करने आए थे। फिर वो लोग विल डिस्कस करने लगते हैं तो विक्टोरिया कहती है कि शायद ग्रैंडफादर ने जो है अपनी विल जो है अपनी सुबह सुबह वो अपना प्रीमियम नहीं भरने गए थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे और वो सुबह जाके अपने किसी फ्रेंड से मिले थे, ठीक है। और वो फ्रेंड से मिलने के बाद फिर एक कहीं और चले गए थे घूमने, और उन्होंने जो है अपनी विल को नहीं भरा, उन्होंने अपनी विल की तरफ शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इस बात को सुन के वो पूछते हैं कि वो कहाँ गए थे, क्योंकि अगर प्रीमियम नहीं भरा है तो इंश्योरेंस का पैसा मिलना भी मुश्किल है। एंड ये सब लोग परेशान हो जाते हैं फिर कि अगर प्रीमियम नहीं दिया गया तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलने का मतलब है इन लोगों को पैसा चाहिए, और ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं कि क्या होगा, पैसा इन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अभी तक कि कैसे चारों लोग ये परवाह किए बिना कि ऊपर एक डेड आदमी पड़ा है उसको देखा जाए, बल्कि उसको विल को डिस्कस कर रहे हैं, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं कि कौन क्या ले जाएगा। बट उस आदमी की जो कि डेड है उसकी किसी को टेंशन नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। एंड ये कितने ज़्यादा अनसिंपैथेटिक है, कितना इनके अंदर लैक ऑफ इमोशनल सेंसिबिलिटी है कि इनके अंदर कोई लैक ऑफ फीलिंग्स हैं एक ओल्ड मैन की तरफ। एंड कितने अजीब से ये चारों लोग हैं। तो इन कैरेक्टर्स के थ्रू
इवन हमारी सोसाइटी पे भी क्रिटिक करने की कोशिश की गई है कि कैसे आज के टाइम में जो ओल्ड पीपल हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको अबैंडन किया जाता है, उनको मारा पीटा भी जाता है एंड उनको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है, जबकि ये ज़रूरी है कि उनकी केयर घर में हो, उनका अपना घर हो, क्योंकि वो किसी को बड़ा करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो इसलिए ताकि आगे जाके उनके काम आ सके। इसलिए हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हेल्प करें, बट उनकी हेल्प करने की बजाय हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उनको तो भूल जाते हैं और हम बस अपनी मौज मस्ती में रहना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, जबकि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं और बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं। वो चाहते हैं उनसे कोई बात करे, उनके बारे में कोई जाने, उनके बारे में भी कोई पूछे।